हेलो स्टूडेंट तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एससी और मैथ चैप्टर 32 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और स्टूडेंट यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको मिल जाएंगे, या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम स्मॉल टी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर QT इक्वल्स टू दिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वायर से इसके क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है इससे, वो टाइम के साथ इस तरह से रिलेटेड है Q इक्वल्स टू AT² प्लस BT प्लस C। क्लियर स्टूडेंट, कंसेप्ट विल बी क्लियर। यहाँ पर ब्रैकेट में स्मॉल t लिखने का स्टूडेंट ये मतलब होता है कि चार्ज ये जो है टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ वैरी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब तो क्वेश्चन का स्टूडेंट पहला पार्ट है राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ABC। A, B और C के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। क्लियर स्टूडेंट तो याद कीजिए क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ऑब्वियसली उस पर क्यों ध्यान जा रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था। अब क्या है कि चार्ज जो है ये तीन टर्म, ये आपस में तीनों टर्म आपस में एडेड है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से ये तभी आपस में ऐड हो रहे हैं जब इसका AT² इसका डायमेंशन BT के डायमेंशन के बराबर हो और साथ ही साथ C के डायमेंशन के बराबर हो। क्लियर है, तभी वो ऐड हुए। और साथ ही साथ ये तीनों का अलग अलग डायमेंशन भी ये Q के बराबर होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के हिसाब से। क्लियर है, तो उस हिसाब से हम लोग सबके डायमेंशन को इक्वेट करेंगे और बहुत आसानी से ABC का डायमेंशन निकाल लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले Q का डायमेंशन स्टूडेंट हम लोगों को पता होना चाहिए। तो Q का डायमेंशन स्टूडेंट Q जो होता है दिस इज नॉट वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसमें Q चार्ज नहीं आता है। अगर वो आता तो डायरेक्ट इसका डायमेंशन हम लोग लिख देते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिक रिलेशन Q इक्वल्स टू IT करेंट और टाइम के साथ इस तरह से रिलेटेड होता है। और चूंकि करेंट और टाइम ये दोनों जो है आपका 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं, तो यहां से हम लोग बहुत आसानी से ये चार्ज का डायमेंशन निकाल लेते हैं। करंट का डायमेंशन नॉर्मली इसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम T का डायमेंशन कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि चार्ज का डायमेंशन स्टूडेंट होता है IT। क्लियर स्टूडेंट, तो चार्ज का डायमेंशन हो गया IT। चलिए ये AT² का डायमेंशन, AT² का डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट, A स्मॉल t इसका डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका डायमेंशन हो गया AT², इस तरह से लिख सकते हैं। BT का डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट, BT का डायमेंशन आपका हो जाएगा B और ये T का डायमेंशन T, मतलब BT का डायमेंशन हो गया BT और C तो आपका कांस्टेंट है स्टूडेंट। क्लियर है, मतलब C का डायमेंशन आप इसको इस तरह से लिखेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के हिसाब से आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ये IT Q का जो डायमेंशन है IT दिस मस्ट बी इक्वल टू AT², इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। और यहाँ से स्टूडेंट आसानी से हम लोग A का डायमेंशन निकाल सकते हैं। A का डायमेंशन ध्यान दीजिएगा, इसको अलग अलग यहाँ पर नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इसका डायमेंशन हो गया AT। अब यहाँ से चूंकि A का डायमेंशन निकाल रहे हैं हम लोग, इसलिए डायरेक्ट हम इसको छोड़ दिए इसी तरह से। A का डायमेंशन क्या होगा IT बाई ये T आपका नीचे में जाएगा, तो ये T और ये T कैंसिल हो जाएगा। मतलब I का डायमेंशन सॉरी यहाँ पर T² है तो ये T² नीचे जाएगा, मतलब A का डायमेंशन लिखेंगे IT बाई T² मीन्स IT -1 इज योर आंसर। ये I का डायमेंशन निकल गया IT -1 एग्जैक्टली उसी तरह से। अब चार्ज का जो डायमेंशन IT है इसको बराबर करेंगे BT के डायमेंशन के बराबर BT। तो यहाँ से बहुत आसानी से ये वाला T और ये T कैंसिल होगा, ये T नीचे आएगा, तो मतलब यहाँ से B का जो डायमेंशन होगा वो करंट I के डायमेंशन के बराबर होगा। तो B का डायमेंशन सिंपली I हो गया। एंड साथ ही साथ अगेन ये चार्ज का जो डायमेंशन है
ये बराबर होना चाहिए सी के डायमेंशन के, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से। तो भाई यहाँ से तो हो गया, सी का डायमेंशन आपका फाइनली क्या हो गया, आई टी जो है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन का पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। बी पार्ट में पूछ रहा है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए बी सी, तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ करंट एट टी इक्वल्स टू 5 सेकंड। करंट का वैल्यू निकालना है टी इक्वल्स टू 5 सेकंड पे। चलिए ठीक है, देखते हैं आप इसको उतार लिए हैं, बहुत ही इजी डायमेंशन का क्वेश्चन था। करंट का वैल्यू निकालना है टी इक्वल्स टू 5 सेकंड पे। बी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। करंट स्टूडेंट जब हम लोगों को दिया हुआ है तो यहाँ चार्ज जब दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग करंट आसानी से निकाल सकते हैं। करंट क्या होगा, dq बाई dt। अब ये चूंकि सब में है तो इसको अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब dt² बाई dt प्लस dbt बाई dt प्लस dc बाई dt। क्लियर है? यहाँ पे a आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, t² का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2t, मतलब एक बाहर निकल गया तो t² का डिफरेंशिएशन 2t प्लस यहाँ पे b बाहर निकल गया तो बच गया t, तो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 प्लस c कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 0, मतलब यहाँ से 2at प्लस b। ये स्टूडेंट हमारा करंट निकल चुका है टाइम के टर्म में। ठीक है, करंट जो है टाइम के साथ इस तरह से वैरी कर रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग को वैल्यू निकालना है t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे, करंट का वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ करंट t इक्वल्स टू 5 सेकंड। साथ ही साथ a b का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे a b का वैल्यू पुट कर लेते हैं। a का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो 5t प्लस b का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 3। ठीक है, तो दिस बिकम 10t प्लस 3, मतलब कि करंट मेरा फाइनली निकल चुका है 10t प्लस 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चूंकि करंट में c का टर्म नहीं आ रहा है। c का टर्म क्यों नहीं आ रहा भाई, c कांस्टेंट था तो डिफरेंशिएट के 0 हो गया, मतलब ये c का वैल्यू अगर सेम क्वेश्चन में ये 1 के जगह 2 3 4 5 7 8 कुछ भी देता, इस क्वेश्चन के आंसर में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? चलिए, तो t इक्वल्स टू, इसीलिए एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 प्लस 3, दिस बिकम 53 एम्पियर इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट देखते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स इतना इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, व्हाट इलेक्ट्रिक करंट डज दिस कॉरस्पॉन्ड टू। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड दिया हुआ है। पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गन जो है जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, तो हर सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन वो इमिट कर रहा है, 2 इंटू 10⁻16, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड दिया हुआ है। तो अगर इसको हम स्मॉल n डैश से रिप्रेजेंट करें, मतलब स्मॉल n डैश हम क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। इसका वैल्यू स्टूडेंट दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻16, इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो कर रहा है। चलिए ठीक है, तो करंट का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट करंट निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। वी है करंट, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड n डैश है तो करंट हो जाएगा n डैश e, जहां पर e होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैविंग वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैविंग वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पता है स्टूडेंट हम लोगों को, तो आप डायरेक्ट इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आपको ये रिलेशन याद भी रहना चाहिए। देखिए करंट निकालने का बहुत सारे रिलेशन है, I इक्वल टू क्यू बाई टी करते हैं, डी क्यू बाई डी टी भी करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से कैसा सिचुएशन है, कैसा प्रॉब्लम है। I इक्वल टू एन डैश ई, जहाँ पे एन डैश हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड। एक रिलेशन आगे आपको मिलेगा I इक्वल टू एन ई वी डी ए, जहाँ पे n होता है, वहां पर स्मॉल n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वेयर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि सेम करंट कैलकुलेट करने के लिए 3-4 रिलेशन है, सब आपको याद होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा आपका स्पीड बढ़ेगा। अब ये रिलेशन पार्टिकुलरली कैसे आ रहा है, देखिए बहुत आसान है। I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है, क्यू बाई टी, ये तो रिलेशन पता है सबको।
क्यू को हम क्या लिख सकते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इनफैक्ट पहला फॉर्मूला आप कह सकते हैं। Q इक्वल्स टू एन ही हम लिख सकते हैं, क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टी। अच्छा ये देखिए n बाई टी इंटू टी, ये n बाई टी क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो डिवाइडेड पर यूनिट टाइम, तो यही हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड n डैश e। तो इस तरह से आप देख सकते हैं I इक्वल्स टू n डैश e आता है रिलेशन, क्लियर है। तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं I का वैल्यू, n डैश का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 16, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इतना ये क्या हो जाएगा, करंट निकाल रहे हैं तो फाइंड द एम्पियर, दिस बिकम्स 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए मूव करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट कह रहा है द इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्टिंग इन अ डिस्चार्ज ट्यूब इज 2 माइक्रोएम्पियर, हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इन 5 मिनट्स। मतलब आपको करंट का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो बहुत ही स्टूडेंट ये एकदम बिल्कुल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, चलिए करंट हो गया आपका 2 माइक्रो एम्पियर, इसको थोड़ा एम्पियर में कन्वर्ट कर ले, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। टाइम भी दिया हुआ है स्टूडेंट, टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट्स, ध्यान दीजिएगा 5 मिनट्स, 5 मिनट्स तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 60 मीन्स 300 सेकेंड्स, इतना सेकेंड्स हो गया स्टूडेंट। और हम लोगों को निकालना है हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस अ सेक्शन ऑफ द ट्यूब इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो कितना चार्ज का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग को ये निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो यहां से स्टूडेंट हम लोग निकाल सकते हैं वी हैव Q इक्वल्स टू IT, ठीक है। तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देना है, दिस करेंट है 2 इंटू 10 टू माइनस 6, टाइम है 300, दिस बिकम्स 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम इज योर आंसर, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स योर फाइनल आंसर, क्लियर स्टूडेंट। चलिए डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी लेवल क्वेश्चन। ऑब्वियसली स्टूडेंट एसटी वर्मा के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थोड़े बेसिक लेवल के होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली उनका लेवल बढ़ता चला जाता है, ये बहुत ही अच्छी बात है एसटी वर्मा के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट ये देख रहे हैं हम लोग, जो क्वेश्चन कह रहा है द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज दिस वेयर आई नॉट इक्वल्स टू दिस। चलिए ठीक है, किसी वायर से जो करंट स्टूडेंट फ्लो कर रहा है, किसी वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है, कोई वायर है, ठीक है, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट टाइम के साथ इस तरह से रिलेटेड है, आई नॉट प्लस अल्फा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। यहाँ पे आई नॉट और अल्फा टी का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, दिया हुआ आई नॉट का वैल्यू है 10 एम्पियर, 10 प्लस अल्फा का वैल्यू है 4, तो 4t। आप देख सकते हैं यहाँ से करंट जो है टाइम के साथ वैरी कर रहा है, डिपेंड कर रहा है टाइम पे, अलग अलग टाइम पे, टाइम का वैल्यू आप जैसे जैसे अलग अलग पुट करेंगे करंट का आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा, तो अलग अलग टाइम पे करंट का वैल्यू अलग अलग है जो इससे फ्लो कर रहा है इस वायर से। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू अ सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में इसका कोई क्रॉस सेक्शन, इसका कोई क्रॉस सेक्शन, ये जो कोई क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन से 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड, ठीक है। 10 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस किया उसका वैल्यू स्टूडेंट हमें निकालना है। तो आप समझ सकते हैं जब करंट का वैल्यू हमें टाइम के टर्म में दिया हुआ है, करंट क्या होता है I इक्वल्स टू dq/dt, मतलब dq/dt क्या हो गया 10 प्लस 4t। स्टूडेंट यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dq इक्वल्स टू 10 प्लस 4t dt, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, dq इक्वल्स टू सम में है तो अलग अलग इसको कर सकते हैं, मतलब ये इधर आपका हो जाएगा 10 dt प्लस 4t dt। चलिए ठीक है, दिस इज dq का इंटीग्रेशन इधर q हो गया, 10 को बाहर निकाले, 10 कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 इंटू टी प्लस 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाले, अंदर में बच जाएगा t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट t²/2। अब ऑब्वियस है स्टूडेंट ये मान के चल रहे हैं कि बेसिक इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन इसका फॉर्मूला वगैरह कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए,
क्लियर स्टूडेंट? तो बहुत ही इजी इंटीग्रेशन ये सब है, t²/2 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ से चार्ज स्टूडेंट हमारा निकल चुका है 10t प्लस ये 2 कैंसिल होगा तो 2t², ठीक है। तो हमें निकालना फाइंड द चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में कितना फ्लो करेगा, तो 10 × 10 प्लस 2 × 10 का स्क्वायर, दिस इज 100 प्लस 200, दिस बिकम्स 300 कूलम इज योर फाइनल आंसर, 300 कूलम। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मिलीमीटर, assuming 1 free electron per atom, calculate the drift speed of the free electrons in the wire, the density of the copper is okay। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, थोड़ा पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। गिवन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट का वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया हुआ है 1 एम्पियर, चलिए ठीक है। ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट दिया हुआ है, जिसको नॉर्मली कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ए इसका यूनिट लिखना है करंट का, ए फॉर एम्पियर, और यहाँ पर ए क्या लिखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज 1 mm²। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 mm² को बहुत बेसिक तरीके से, कुछ स्टूडेंट्स को परेशानी होती है ये यूनिट कन्वर्सन में, तो कैसे करते हैं 1 mm², 1 मिलीमीटर², तो इसको 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो गया, 10⁻³ मीटर, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ऊपर में जाएगा 10⁻³ लिख दिए। उसी तरह उस ये जो 1 मिलीमीटर है इसको भी 10⁻³ मीटर कर दिए, और फाइनली ये आपका कन्वर्ट हो चुका है 10⁻³ इंटू 10⁻³ पावर ऐड हो जाएगा, मतलब 10⁻⁶, और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर कन्वर्ट कर दिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मीटर में स्टूडेंट। चलिए ठीक है, अज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, अच्छा 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, ठीक है, हर एक एटम में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन एज्यूम करना है, ठीक है। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, तो ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है उस वायर से जिसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें उस वायर से जिसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁶ स्क्वायर मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये कॉपर वायर है जिसमें आपको एज्यूम करना है 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, इसकी कॉपर के इसमें बहुत सारा इसका एटम होगा, तो उसके हर एक एटम में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये एज्यूम करना है। तो हमें निकालना है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो कर रहा है उसका ड्रिफ्ट स्पीड, जिसको नॉर्मली वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, इसका वैल्यू निकालना है। डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ डेंसिटी ऑफ कॉपर ये कितना दिया हुआ है, 9000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। चलिए ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। इसमें जाहिर सा बात है, सीधा हम लोगों का ध्यान जो है वो जाएगा I = NEVDA, इस रिलेशन पे जाएगा। क्यों इस रिलेशन पे भाई, क्योंकि इस रिलेशन में आपका VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टर्म आता है, तो और हमें उसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहला रीजन इस रिलेशन पे ध्यान जाने का। दूसरा भाई आप देख सकते हैं कि इस रिलेशन में हमको I पता है, करंट का वैल्यू पता है, E तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ये पता है, VD तो वैल्यू निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी वैल्यू दिया हुआ है। बस एक ही चीज यहाँ पर, ये N जो होता है स्टूडेंट, N यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में, हर यूनिट वॉल्यूम में 1 क्यूबिक मीटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वही होता है स्मॉल n यहाँ पर, जिसको कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बस इनफैक्ट सही पूछिए तो इस क्वेश्चन में चूंकि बाकी सारा चीज दिया हुआ है, हमको पता है, आसानी से VD निकाल सकते हैं, बस निकालना है तो एक ही चीज स्मॉल n का वैल्यू,
जो कि क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, जाहिर सा बात है, देखिए इसका डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है, कॉपर है, ये कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है। तो देखिए अभी इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा मोल कंसेप्ट जो क्लास 11th में ही मोस्ट ऑफली शायद आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, उसका कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। कॉपर स्टूडेंट, कॉपर इसका एटॉमिक नंबर हो गया कॉपर 29, जिंक 30, कॉपर 29 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसका एटॉमिक वेट कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 ग्राम। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए 63.5 ग्राम कॉपर, 63.5 ग्राम कॉपर का मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर। क्लियर है, 1 मोल ऑफ कॉपर। और 1 मोल ऑफ कॉपर, किसी भी एटम का 1 मोल जो है उसका, कोई भी, ये कॉपर का 1 मोल है तो इसमें कितना कॉपर का एटम्स होगा, कितना एटम्स होगा, तो Na एटम्स ऑफ कॉपर, Na जहां पर क्या होता है, Na एटम्स ऑफ कॉपर, 1 मोल, कोई भी एटम उसका 1 मोल में, ऑलवेज रिमेंबर, मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, 1 मोल में कितना एटम्स होगा, कोई भी एटम हो तो 1 मोल में कितना एटम्स होगा, तो Na होता है एवोगाड्रो नंबर, हैविंग वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23, तो इतना एटम होगा कॉपर में, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है कि आपको एज्यूम करना है 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, हर एक एटम में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो भाई जब इतना एटम है तो इतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, Na इलेक्ट्रॉन्स, Na का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, दिस इज एवोगाड्रो नंबर, लास्ट में पुट कर देंगे, मतलब कि Na इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर हो गया, Na इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉपर हो गया। क्लियर है, चूंकि एज्यूम कर रहे हैं कि हर एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इतना एटम है तो इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। अब ये स्टूडेंट हमारा निकला है 63.5 ग्राम कॉपर में, मतलब फाइनली मोल कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए कि इतना ग्राम कॉपर में, इतना ग्राम कॉपर में इतना इलेक्ट्रॉन है, कॉपर का इतना इलेक्ट्रॉन है। तो कॉपर का डेंसिटी कितना है स्टूडेंट, 9000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अगर हम लोग 9000 मतलब फाइनली इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखे, फाइनली हमारे पास रिलेशन है 63.5 ग्राम कॉपर, 63.5 ग्राम कॉपर में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो Na इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ऐसा करते हैं, ये हम लोग Na का वैल्यू पुट कर देते हैं, Na, चलिए ठीक है, Na इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ से 9000 किलोग्राम में निकाल सकते हैं, तो इसको पहले ऐसा करते हैं, 63.5 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना ग्राम कॉपर लिखे या इतना किलोग्राम कॉपर लिखे, इसमें इतना इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर वैल्यू, अच्छा ये अभी भी नहीं रहने देते हैं, चलिए ठीक है, उतना उसको कैरी करते चलना। चलिए तो इतना ग्राम कॉपर में इतना इलेक्ट्रॉन्स है, तो 9000 किलोग्राम कॉपर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो Na डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 10⁻³ इंटू 9000 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट यही आपका स्मॉल n का वैल्यू है स्टूडेंट, स्मॉल n का यही वैल्यू है। क्यों? क्योंकि स्मॉल n क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो आप 9000 किलोग्राम में इतना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से यही आपका, ये आपका वैल्यू स्मॉल n का निकल गया, स्मॉल n का यही वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, n का वैल्यू 6.02, तो इसको 6.02 इंटू 10⁻23, ये एवोगाड्रो नंबर, Na का वैल्यू हो गया स्टूडेंट, इंटू 9000 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 10⁻³ क्लियर स्टूडेंट। चलिए ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मतलब ये पर यूनिट वॉल्यूम में, हर यूनिट वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन मेरा निकला है, मतलब कि स्मॉल n का वैल्यू स्टूडेंट निकल चुका है, जो कि इनफैक्ट वही निकल रहा था, बाकी चीज का वैल्यू पता है। इसका थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर ले स्टूडेंट, दिस इज 6.02 इंटू 9000 चलिए कर ही देते हैं, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 63.5 इक्वल टू 853.8
853.23 into 10 to the power 26 इलेक्ट्रॉन्स, 10 to the power 26 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये हमारा फाइनली स्मॉल n का वैल्यू निकल चुका है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनली निकालते हैं एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि अब ये इस तरह का सारा आप नोट कर चुके हैं, आप देख लिए। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इधर लिखा हुआ है। कोई परेशानी नहीं है, इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको फर्दर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमारा स्टूडेंट वैल्यू निकालना है I इक्वल्स टू NEVDA से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं VD इक्वल्स टू I बाई NEA। चलिए I का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग निकाल चुके हैं 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर। ये N कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है, ये हम लोग निकाल चुके हैं 853.23 इंटू 10 टू दी पावर 26 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया स्टूडेंट 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट हम लोग निकाल चुके थे 10 टू दी पावर -6 स्क्वायर मीटर। क्लियर स्टूडेंट, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये 25 और आपका ये 10 हो गया, मतलब फाइनली आपका नीचे में आपका आ गया 852.3 इंटू 1.6 इतना मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए एक तो 10 853.2.3 चलिए इंटू 1.6, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट हम लोग। ये यहाँ पर आपका दिया हुआ है 8532.3 इंटू 1.6 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 651.68 मीटर पर सेकेंड। तो 1 डिवाइडेड बाई 13651.68, this become equal to 0.0007333 इतना मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 और इसका वैल्यू 0.074 मिलीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, मिलीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसको ऐसा करते हैं स्टूडेंट, ये दिस इज योर मीटर पर सेकेंड, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीमीटर पर सेकेंड में आपका आंसर दिया हुआ है, दिस इज मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस बिकम्स 0.073 मिलीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 0.073 मतलब 0.074। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। क्लियर स्टूडेंट, सो ये स्टूडेंट था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखते हैं स्टूडेंट हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 0.1 मिलीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट। हम लोगों के पास रिलेशन है R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पे रो रेजिस्टिविटी हो गया, लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, सब चीज का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। आर कैपिटल आर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 100 ओम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका दिया हुआ है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है, मतलब ये जो वायर है इसका रेडियस, ये जो वायर है इसका रेडियस स्मॉल आर, ये रेडियस दिया हुआ है। ये आपका स्मॉल आर जो है ये आपका रेडियस दिया हुआ है।
तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, तो एरिया को लिख देंगे 3.14 आर स्क्वायर, रेडियस है आपका 0.1 mm, 0.1 mm, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू mm में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6। क्लियर स्टूडेंट, या ज्यादा कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख लीजिए। पाई आर स्क्वायर है तो आर कितना है 0.1 mm, तो 0.1 को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में 10 टू द पावर -3 का आर स्क्वायर, इतना कर दीजिए। लेंथ कितना स्टूडेंट दिया हुआ है 1 मीटर, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। 100 इंटू 3.14, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6, ये 0.1, 0.1 और 100 सब आपस में कैंसिल, फाइनली वी हैव आंसर 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। अच्छा ये पाई में ही आंसर दिया हुआ है, तो पाई इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इन अ वायर ऑफ लेंथ डबल दैट ऑफ द ओरिजिनल, ओके, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड एंड रीकास्ट, एक यूनिफॉर्म वायर है, एक यूनिफॉर्म वायर है, जैसे मान लेते हैं ये स्टूडेंट हमारा एक वायर है, ठीक है। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 100 ओम इज मेल्टेड, इसका रेजिस्टेंस अभी स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, इसको R1 मान लेते हैं, दिस इज गिवन 100 ओम इसका रेजिस्टेंस है। अब इस वायर को स्टूडेंट क्या किया गया है, इस वायर को क्या किया गया, ये इनिशियली ये पोजीशन है स्टूडेंट, इनिशियली ये पोजीशन है। अब इस वायर को स्टूडेंट क्या किया गया, अब इसको मेल्ट किया गया, इसको मेल्ट करके इसको फिर से रिकास्ट किया गया इन अ वायर ऑफ लेंथ डबल दैट ऑफ द ओरिजिनल। जो शुरू में जो लेंथ था, शुरू में ये लेंथ जो मान लिया ये अगर L था, इसको L1 मानते हैं, या इसको चलिए L मानते हैं, तो बाद में अब लेंथ डबल, ऑब्वियस है कुछ इस तरह का मतलब सिचुएशन आप समझ सकते हैं। और जब लेंथ इसका डबल होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी चेंज हो जाएगा। अब इसका बाद में ये इनिशियली है, ठीक है, फाइनली अब ये सिचुएशन है, ठीक है। अब इसका लेंथ कितना हो गया, पहले लेंथ स्मॉल l था, अब इसका लेंथ को हम मेल्ट करके फिर से रिकास्ट किए और लेंथ को इसको डबल कर दिए, सेम इसी वायर को, ठीक है, डबल कर दिए। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो शुरू में इसका रेजिस्टेंस R1 100 ओम था, अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा R2, यही पूछ रहा है स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो सकता है दो से भी ज्यादा तरीका भी हो, मतलब बेसिकली दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इजी लेवल में बात करें, फर्स्ट मेथड, इस तरह के सिचुएशन में थ्योरी में आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट कि रेजिस्टेंस जो होता है वो R स्क्वायर के L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर रेजिस्टेंस जो होगा वो L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जब एरिया का बात करेंगे या रेडियस के टर्म में अगर बात करेंगे, लेंथ को फिक्स रखते हुए, अगर इसी का लेंथ हम फिक्स रखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करते हैं, लेंथ नहीं रहता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा देते हैं या और बढ़ा देते हैं, तो उस केस में वो इन्वर्सली रिलेटेड हो जाता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो देखेंगे फिलहाल अभी यहाँ पर क्या है कि आपका लेंथ को डबल कर दिए, तो इस केस में स्टूडेंट क्या होगा, L के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 बाई R2 इक्वल्स टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, जहाँ पे R1 आपका रेजिस्टेंस कब है, जब लेंथ L1 था, R2 रेजिस्टेंस कब है, जब लेंथ L2 हो गया बाद में, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू पुट करके शुरू में रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, ठीक है, बाद का रेजिस्टेंस R2 निकालना है स्टूडेंट हम लोगों को। L1 क्या है, इनिशियल लेंथ कितना है L है, L2 बाद वाला लेंथ कितना है 2L है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से ये 100 बाई R2 इक्वल्स टू, ये L और L कैंसिल हो गया, 1/2 का स्क्वायर, तो
तो 1/4, और यहाँ से आप समझ सकते हैं R2 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 इंटू 4 मीन्स 400 ओम इज योर आंसर, 400। क्लियर स्टूडेंट? तो डायरेक्टली आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसका देखते हैं स्टूडेंट। सेकेंड मेथड, चलिए ये हम लोग डायरेक्ट एक आप कह सकते हैं फॉर्मूला, वो हम लोग फॉर्मूला की सहायता से डायरेक्ट वो रिलेशन को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब इसको थोड़ा बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं कि इनफैक्ट कैसे ये हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, किस तरह से वेरी करेगा। समझिएगा स्टूडेंट कि सेम वायर को मेल्ट करके उसको फिर से रिकास्ट किया गया डबल लेंथ में रिकास्ट किया गया। अच्छा एक बात तो पक्का है कि इसको रिकास्ट करके हम दूसरे किसी भी शेप में बनाएं, कोई जरूरी नहीं कि डबल लेंथ में, इनफैक्ट किसी भी आर्बिट्रली कोई भी शेप दे दें, कोई भी शेप दे दें तो पक्का बात है इसका वेट तो सेम रहेगा ना। इसका वेट मान लिया शुरू में इसका मास मान लिया m1 था, बाद में m2 इसका मास है, तो वेट तो सेम रहेगा, वेट सेम रहेगा मतलब कि मास भी सेम रहेगा, mg मास आपका सेम रहेगा, कुछ भी इसको किसी भी शेप में चेंज कर दीजिए मेल्ट करके, मास तो वही रहेगा। पक्का बात है, मास अगर शुरू में मान लिया अगर इसका 100 ग्राम है तो बाद में भी 100 ग्राम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर बात है? वन थिंग, जब मास सेम है और साथ ही साथ चूंकि मटेरियल भी सेम है, जिस भी चीज का बना है, अच्छा ये दिया हुआ नहीं है किस मटेरियल का बना है, जिस भी मटेरियल का ये बना है उसका डेंसिटी भी आपका फिक्स है, तो हम लोगों को पता है स्टूडेंट क्या कि मास इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ध्यान दीजिएगा जब मास भी इसका सेम रहा रिकास्ट करने के बाद, ठीक है, डेंसिटी भी सेम है, मतलब निश्चित रूप से वॉल्यूम भी सेम होगा, वॉल्यूम भी आपका सेम होना चाहिए। शुरू में जितना वॉल्यूम होगा बाद में भी उतना ही वॉल्यूम होगा। इस रिलेशन से आप समझ सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए तो यहां पर मान लिया आप एक लिख सकते हैं एज वॉल्यूम विल रिमेन सेम, चूंकि वॉल्यूम जो है ये सेम रहेगा। अब अपनी सुविधा के हिसाब से आप यहाँ पर लैंग्वेज में लिख सकते हैं भाई, चूंकि मास सेम रहेगा, डेंसिटी भी मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम रहेगा, तो ऑब्वियस है इस रिलेशन के हिसाब से वॉल्यूम भी सेम रहेगा। यहाँ तक हम लोग पहुंचे। अब चलिए वॉल्यूम सेम है, समझिएगा, मान लेते हैं शुरू में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, बाद में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A2। इसका मतलब इसका वॉल्यूम शुरू में कितना है, देखिए इसका वॉल्यूम शुरू में कितना है A1 और लेंथ कितना है L, ठीक है। इसीलिए इनिशियल वॉल्यूम, चलिए एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है A1 इंटू L, यही ना इनिशियल वॉल्यूम है। A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इसका लेंथ में मल्टीप्लाई करेंगे इसका पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है, A1 इंटू L। बाद में इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इसका वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 इंटू 2L, ठीक है। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट L और L कैंसिल हो जाएंगे, मतलब A1 इक्वल्स टू 2A2, A1 इक्वल्स टू 2A2। चलिए ठीक है स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है फाइनली कि इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। चलिए ऑल्सो अब इनिशियली इसका रेजिस्टेंस देखिए तो R1 इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये क्या होगा R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई ए, रो इंटू L1 बाई A1, L1 इनिशियल लेंथ हो गया, तो L1 इनिशियल लेंथ तो L है, इनिशियल लेंथ L है, ठीक है। और बाद में इसका रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, बाद में रेजिस्टेंस R2 इक्वल्स टू रो, रेजिस्टिविटी तो वही रहेगा, मटेरियल वही है, रेजिस्टिविटी वही रहेगा, इनटू लेंथ इसका बाद में हो गया है 2L और एरिया हो गया है A2। कोई परेशानी? इनिशियल रेजिस्टेंस ये है, रो वही रहेगा, लेंथ L था शुरू में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था, बाद में रेजिस्टेंस कितना हो गया, रो वही रहेगा, मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी लेंथ डबल हो गया है, 2L हो गया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो चुका है। हम लोगों को निकालना है भाई R2, इसीलिए R2 बाई R1 ऐसा करते हैं, R2 बाई R1 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, R2 बाई R1 करेंगे तो रो और रो कैंसिल होगा, ये R2 वाला ऊपर वाला टर्म है 2L बाई A2, R2 बाई R1 नीचे में है, L बाई A1 तो ये ऊपर में जाएगा, तो A1 बाई L, कोई परेशानी नहीं। चलिए ठीक है, नाउ यहाँ से स्टूडेंट L और L आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गया इंटू A1 बाई A2, यहाँ से 2 इंटू A1, अच्छा यहाँ से ध्यान दीजिए A1 बाई A2,
A2 आपका इधर आएगा तो A1 बाई A2 का वैल्यू आपका 2 निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पर 2 पुट कर दिए इक्वल्स टू 4, मतलब स्टूडेंट हमारा क्या निकला है R2 बाई R1 इक्वल्स टू 4, यहाँ से R2 इक्वल्स टू 4 R1 इक्वल्स टू 4 इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस पता है 100 ओम, दिस इज 400 ओम इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट? तो आप देख सकते हैं इनफैक्ट बेसिक क्वेश्चन ही है सारा। तो क्वेश्चन मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।